हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने सीएनटी एक्ट में पहले चैप्टर को देख लिया, दूसरे चैप्टर को देख लिया और तीसरे चैप्टर को देख लिया। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4। ठीक है। अब जैसा हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने देखा चैप्टर 1 में था 1 to 3, चैप्टर 2 में था 4 to 8, ये सेक्शंस है, और चैप्टर 3 में था आपका 9 to 15। ये हमारे कंप्लीट हो गया। तो अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 4 में, जो कि कहाँ से होगा, 16 to 36 तक। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली आने में काफ़ी देर हो गई, इसलिए आराम आराम से हम लोग कोशिश करेंगे। आज बेसिकली चैप्टर 4 के जो शुरू के कुछ सेक्शंस हैं, अप टू मैं कहूँगा कि 16 कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 17, 18, 19 इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका 21 एंड 21A, दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसको हम लोग अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। 17 में जैसे काफ़ी सारे पॉइंट्स बनते हैं, तो उसको ऐसे तरह से तैयार करना है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको आंसर कर पाए। ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 क्या बोलता है? देखिए, सेक्शन 16 ये बोलता है कि जब भी हमारा सीएनटी एक्ट आए कमेंसमेंट, ठीक है ना। हाँ, ये भी एक जानने वाली चीज़ है। जैसा हम लोगों ने जाना कि एक्चुअली आने में काफ़ी देर हो गया, तो मैं भी शायद थोड़ा सा जल्दीबाजी में दिख रहा था। आपने देखा कि चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, और अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। ठीक है। तो चैप्टर 2 क्या था? क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। ठीक है। चैप्टर 3 क्या था मेरा? कम देखिए, क्लासेस ऑफ टेनेंट में जब हम पढ़ते हैं तो 4.1 था हमारा टेन्योर होल्डर, यही हमारा सेक्शन 5 था ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं 4.2 में रैयत, यही हमारा सेक्शन 6 था। इसी रैयत में जो रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स, यही हमारा 7 था, और मुंडारी खुदकट्टीदार, ये हमारा सेक्शन 8 था। रिवीजन भी हो गया आपका। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। ठीक है। चैप्टर 3 हमारा हो गया टेन्योर होल्डर, मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर जो था, इसी को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चैप्टर 4 को हम यहीं पे पढ़ेंगे। 6 में हमने 3 में बांटा था, ऑक्यूपेंसी रैयत, जिसको हिंदी में शायद अधिभोगी रैयत बोलते हैं, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, अनाधिभोगी रैयत में भी, और इसी ऑक्यूपेंसी रैयत पे जब आप आते हैं तो आप पढ़ते हैं चैप्टर 4। ठीक है। और ये तो साथ मैंने बताया ही, रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स, ये पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। अब इसमें चूंकि एक ही सेक्शन है और वो है 37 सेक्शन चैप्टर 5 में, आपको इससे भी पता चल जाता है कि 14 में सेक्शन 14 में जो हम पढ़ते हैं चैप्टर 14 में, वो हमारा 16 से 36 होता है। इसका मतलब क्लियर है? ये चैप्टर 4 हो गया, ये चैप्टर 5 हो गया, और ये चैप्टर 6 हो गया, ताकि आपको रिलेट करके याद कर पाए। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, विच इज अबाउट ऑक्यूपेंसी रैयत। ठीक है। ये जो चीज है स्कीम, ये याद करने के लिए आप ऐसे चार्ट बना के याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं ऑक्यूपेंसी रैयत में पढ़ने के लिए। ठीक है। सेक्शन 60 से मेरा 36 है।
तो आज हम इम्पोर्टेंट तक करेंगे, बाकी अगले वीडियो में करेंगे, मतलब 21A तक हम लोग आज जरूर से कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 16। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सेक्शन 16 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका कहना यह है कि जो छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट आया था, तो उसके पहले भी अगर कोई रैयत को ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी रैयत ग्रांटेड थी, मतलब हम लोग उसको पहले से मान रहे कि वो ऑक्यूपेंसी रैयत है, तो वो इस एक्ट के आने के बाद भी ऑक्यूपेंसी रैयत बना रहेगा। ठीक है, तो बस ये मतलब है कि कंटिन्यूएशन रहेगा उसका, ऐसा नहीं है कि ये होगा। ये क्या हो गया, तो कंटिन्यूएशन ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत जो एग्जिस्टिंग है। ठीक है ना। अब इसमें एक ही पॉइंट है आपका कि मान लीजिए कोई एक 12 साल तक नहीं भी रहा है, मतलब पहले से 1908 में जैसे आया, ये समझने के लिए 1908 में हमारा CNT एक्ट आ गया। ठीक है, इसके पहले मतलब कि कोई लेट से कि 1900 तक था ऑक्यूपेंसी रैयत और 1908 तक नहीं भी रहा, लेकिन इसके बाद से भी है, तो ये चूंकि पहले से है और 12 साल का गैप होने के बावजूद भी अगर रहेगा तो भी वो ऑक्यूपेंसी रैयत बना रहेगा। ठीक है, इवन आफ्टर 12 ईयर्स से ज्यादा का गैप हो जाता है तो भी। ठीक है, बस यही है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका सेक्शन है हम लोग उस पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कौन सा, सेक्शन 17। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या बताता है सेक्शन 17? सेक्शन 17 बताता है हमको सेटल्ड रैयत के बारे में, जिसको बोलते हैं बंदोबस्त रैयत, क्योंकि हम लोग सेटलमेंट करते हैं, बंदोबस्ती करते हैं जीएम लैंड पे, तो उसी टाइप से सेटल्ड रैयत है सेक्शन 17 में। अब इसमें अलग अलग सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 5-6 पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि ईच एंड एवरी पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप चाहें तो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो सेटल्ड रैयत किसको बोलते हैं, तो बड़ा सिंपल है, कोई भी रैयत अगर किसी भी जमीन पे 12 साल से ज्यादा इस विलेज में, मतलब कि ये एक गांव है जो का कोई भी लैंड पे वो रैयत रहता है 12 साल से ज्यादा, तो वो इस विलेज के लिए सेटल्ड रैयत कहलाता है। वो मतलब सेटल्ड रैयत का जो क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल करता है। अब ये जो लैंड है, इट डजंट मीन कि ये लैंड आपको आप एज ए ऑक्यूपेंसी रैयत है, या फिर आप इसका कंडीशन क्लियर है, आप बाय लीज लिए हो, एग्रीमेंट लिए हो, या जिस भी रीजन से अगर आप उस विलेज के किसी लैंड पे 12 साल से ज्यादा के लिए रैयत हैं, तो आप सेटल्ड रैयत हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मान लीजिए ये जो एरिया है ये पहला लैंड